जी। वैसे आप लोगों की माइंड में है कोई जो बुक, कोई? वैसे तो मैं पोल डाल दूंगी, बट वैसे अगर हम अभी 2 मिनट डिस्कस करना चाहें बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, किसी के माइंड में कोई बुक है जो रेकमेंड करना चाह रहे हैं? इसे ही दोबारा पढ़ें अगर। अच्छा, योर ओपिनियन है कि इसी को दोबारा पढ़ें। सोनल जी, पूनम जी, शीतल, आप क्या कहते हैं? शीतल इज ऑल्सो गिविंग हर यस। तुषार, व्हाट इज योर ओपिनियन? यू ऑल्सो वांट टू से यस और मे बी? Maybe. Right. And what about Poonam ji and Sonal ji? So we almost तीन हो गई है मेरे ख्याल से yes for this book again. And let's see. सोनल जी, आप क्या कहते हैं? पढ़ना चाहिए या कोई और बुक पढ़नी चाहिए? यही बुक इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे लग रहा है सबको ये बुक। या डीप डाइव इन करके इसका दोबारा से अर्थ गहरा समझना चाहते हैं हम, शायद। महावतार बाबा जी के बारे में बहुत सारी चीजें अभी रिसेंटली मतलब जानने को मिली। आज से पहले मैंने महावतार बाबा जी कौन है, और मैंने मतलब मुझे पता भी नहीं था। और ये उनकी जो मतलब प्रतिमा है, उनकी जो मतलब फोटो है, वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत घरों में देखी और मुझे पता नहीं था कि ये कौन है। जनरली आई यूज्ड टू सी ये कौन से बाबा जी हैं, और ये क्या करवाते हैं, व्हाट ही इज फेमस फॉर एंड ऑल। तो जैसे ही इस बुक से रूबरू हुआ, तो पता लगा कि ये महावतार बाबा जी की फोटो लगाई हुई है लोगों ने घरों में। और मैंने बहुत घरों में ये भी देखा कि जिनके घर में महावतार बाबा जी की फोटो लगी है, उनके घर में किसी भी देवी देवताओं की फोटो ही नहीं है। मतलब ही वॉज मतलब केपेबल ऑफ हैंडलिंग द डिविनिटी इन हर बॉडी माइंड सोल। मतलब उनको गोल्डन योगी के तौर पे भी जाना जाता है। ये मुझे इन बुक मतलब इस बुक को पढ़ने के बाद पता चला। और अभी क्रिया योग के लिए मतलब आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि शायद अभी किसी ने, शीतल, मैंने और तुषार ने ही शायद रजिस्टर किया है वाईएसएस के साथ। एंड रेस्ट नो वन एल्स हैज रजिस्टर्ड। कोई करवाना चाहते हैं अपने आप को रजिस्टर क्रिया योग के लिए या लेसन्स के लिए? हम्म। इंटरेस्टिंग। मोनिका जी को एक बार मैं कॉल कर लूं? हाँ जी। श्योर। 7-7 उन्होंने कहा था आने के लिए वैसे। या आप लेट एक मी कॉल हर। या श्योर, लेट मी कॉल हर। She has disconnected. She might be joining soon. So, how was the weekend? सब लोगों का वीकेंड कैसा था? It was hectic or light? मोनिका जी आ बहुत गए हैं? है। बहुत हेक्टिक। हाँ। राइट, क्या मतलब क्लाइंट्स के साथ या घर में ही ऑक्यूपेंसी? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली सैटरडे वाज मेरे सिस्टर के मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। सैटरडे पूरा वैसे ओह, गया अच्छा और अच्छा संडे अच्छा। बेटी का टेस्ट था वैसे गया। और अभी घर पे हूँ। मुझे चुप पड़ गई अच्छा। है, मैंने कुछ वेट उठा लिया गलत उसमें पोस्चर में। आई एम ओह। हैविंग लॉट ऑफ पेन एंड प्रॉब्लम हम्म। है। आई एम एट होम ओह। टुडे। ओके ओके ओके। अपना प्लीज ध्यान रखें।
ये मौसम, ठंड के मौसम में ना ठंड थोड़ी सी भी ज्यादा लगने लग जाती है, महसूस ज्यादा होती है, आई थिंक। सो नहीं नहीं, प्लीज धूप टेक पड़ केयर ऑफ गई योर है सेल्फ। सुनैना जी। हाँ कुछ हाँ उठाया हाँ। मैंने, वो गलत हम्म, पोजीशन पे उठाया है, मसल्स की ना स्वेलिंग हो गई है, आई एम अनेबल टू मूव। मैं पूरा दिन आज लेटी ही रही हूँ, सेक कर रही थी बेटी, ओके। पूरा टाइम लेट ही रही हूँ। इट्स वेरी बट वेरी आई एम इन इम्पोर्टेंट, लॉट ऑफ इट पेन। विल। राइट राइट, आप ध्यान रखें प्लीज अपना। हम्म। और जो भी वो ऑइंटमेंट्स वगैरह आती हैं, यू योरसेल्फ आर डॉक्टर, सो यू नो बेटर देन मी, एंड बस। एंड आई एम श्योर कि आप वो सारी जो रेमेडीज हैं वो फॉलो कर ही रहे होंगे। है ना? सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड मोनिका जी हैज Thank you. आल्सो अराइव्ड। सो मोनिका जी, सो शैल वी स्टार्ट? मोनिका जी आई थिंक कुछ अपने व्यूज भी साझा कर सकते हैं। उन्होंने अभी कुछ रिसेंटली नेचुरोपैथ के ऊपर भी कुछ अटेंड किया था, कल और परसों का वो होल डे वर्कशॉप शी अटेंडेड, एंड शी कैन शेयर सम इनसाइट्स व्हाटएवर शी हैज गॉट फ्रॉम दैट वर्कशॉप, आई मीन आफ्टर वी आर डन विद द चैप्टर टुडे। या मोनिका जी, प्लीज ओवर टू यू। मोनिका जी, आर हेलो। यू देयर? जी जी जी, मोनिका जी प्लीज ओवर टू यू। या थैंक यू। जस्ट चैप्टर 40, मेरा भारत लौटना। गुड इवनिंग एवरीवन। अत्यंत गुड आनंद इवनिंग। के साथ, गुड इवनिंग जी। अत्यंत आनंद के साथ मैं भारत की पवित्र हवा में फिर एक बार श्वास ले रहा था। अब वे फिर से भारत पहुंच गए और पूरा वृत्तांत हमने टेरेसा नाइमन का सुना था पिछली 2 क्लासेस में, जो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस वर्ड नहीं यूज करूंगी, बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। सबने सुना, जो एब्सेंट थे वो एक बार रीड कर लेंगे। और अब वे भारत पहुंचे, उस जो शिप के थ्रू वो यात्रा कर रहे थे उससे वो अब भारत पहुंचे। हमारा जहाज राजपुताना 22 अगस्त 1935 को मुंबई के विशाल बंदरगाह में आकर खड़ा हो गया। जहाज से उतरते ही पहले ही दिन आगे आने वाला वर्ष किस प्रकार मुझे अनवरत रूप से व्यस्त रखने वाला है, इसका स्वाद मुझे मिल गया। बंदरगाह पर मित्रगण फूलमाला लिए स्वागत के लिए खड़े थे। शीघ्र ही ताजमहल होटल के मेरे कक्ष में प्रेस संवाददाताओं और फोटोग्राफरों का तांता लग गया। जो व्यक्ति इतने टाइम से बाहर ज्ञान का प्रसार कर रहा है, तो डेफिनेटली न्यूज तो आनी थी किसी भी तरह की। मुंबई शहर मेरे लिए नया था। मुझे यह शहर आधुनिक उत्साहपूर्ण वातावरण से भरपूर लगा। इसमें अनेक प्रकारों से पाश्चात्य जगत का अनुकरण किया गया था। मिक्सचर है वहां पे दोनों सभ्यताओं का। बहुत महीन कह दो तो भी सही है, ज्यादा कह दो तो भी सही है, मध्यम कह दो तो भी सही है। बहुत जबरदस्त मिक्सचर भी है वहां पे। अब देखने वाले पे डिपेंड करता है उसको किस तरह का मिक्सर लगता है। कुछ लोग बहुत आनंद आता है वहां पे, कुछ लोग बड़ी जल्दी ढल जाते हैं, कुछ लोग वापस आ जाते हैं। प्रशस्त मार्गों के दोनों ओर पंक्तिबद्ध ताड़ वृक्ष खड़े थे। भव्य सरकारी इमारतें पुराने मंदिरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी कि हम ज्यादा पुराने हैं कि तुम ज्यादा पुराने हैं। परंतु यहाँ दृश्य अवलोकन के लिए हम लोग बहुत कम समय दे पाए, क्योंकि अपने गुरु तथा अन्य आत्मीय जनों से मिलने के लिए मैं अधीर हो रहा था। अपनी फोर्ड कार को सामान के डिब्बे में चढ़ाकर हम रेलगाड़ी से कोलकाता की ओर चल पड़े। अच्छा, अब वो वहां से कोलकाता जा रहे हैं। जब हम हावड़ा स्टेशन पहुंचे तो वहां हमारा स्वागत करने के लिए इतनी विशाल भीड़ खड़ी थी कि कुछ समय के लिए तो हम गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर पाए। कासिम बाजार के युवा नरेश और मेरा भाई विष्णु स्वागत समिति का नेतृत्व कर रहे थे। जिस प्रेम भाव के साथ और जिस विशाल स्तर पर हम लोगों का स्वागत किया गया, उसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मोनिका जी, आप म्यूट पे हैं। हाँ, अगला पेज कीजिए तुषार मैम।
आप म्यूट पे थे, पता ही नहीं चला। अच्छा। तो शैल वी मूव अहेड? या जी। आगे आगे कारों और मोटरसाइकिलों की एक कतार चल रही थी। ढोलकों और शंखों की आनंदपूर्ण ध्वनि हो रही थी। अब उनका ये काफिला, जो रेलवे स्टेशन से उन्होंने उनको कैच किया था, जो अब आगे चल रहा है। कारों और मोटरसाइकिलों की कतार थी और पीछे पीछे शंखों की आनंदपूर्ण ध्वनि हो रही थी। इन सबके बीच फूल मालाओं से सिर से पांव तक लदे श्री राइट, कुमारी ब्लेज और मैं, उनके साथ दो अंग्रेज गए थे, ये हमने पहले ही जिक्र किया था। एक लेडी और एक जेंट्स उनके साथ आए थे। कार में बैठे धीरे धीरे अपने पिताजी के घर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे वृद्ध पिताजी ने मुझे इस प्रकार प्रगाढ़ आलिंगन में बांध लिया मानो वो मरकर फिर से जीवित हो गए हैं। काफी समय तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आनंद के अतिरेक के कारण दोनों के ही मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाया। दोनों प्रसन्न थे। प्रसन्नता अक्सर मूक होती है। भाई बहन, चाचा चाचियां, चचेरे भाई बहन, कई वर्ष पहले मेरे छात्र रह चुके लोग, पुराने मित्रगण, सब मुझे घेरे खड़े थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिनकी आंखें नम ना हो। उस प्रेमपूर्ण पुनर्मिलन का दृश्य पुरानी स्मृतियों में जमा हो गया है, परंतु मेरे मानस पटल पर अभी भी वह स्पष्ट रूप से अंकित है। मेरे लिए यह अविस्मरणीय है। श्री युक्तेश्वर जी के साथ पुनर्मिलन का वर्णन करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। उस बारे में मेरे सचिव के वर्णन पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अभी युक्तेश्वर जी के साथ कैसे उनका मिलन होगा, इस बारे में अभी पता चलेगा हमें। अपनी यात्रा दयानंदिनी में श्री राइट ने लिखा है, आज सर्वोच्च आशा एवं उत्कंठा अपने मन में लिए मैं योगानंद जी को कार से लेकर कोलकाता से श्री रामपुर गया। श्री राइट ने लिखा, उन्होंने बोला मेरे सचिव आपको बताएंगे। अब ये उनकी, आई थिंक उनकी लैंग्वेज में चल रहा है। रास्ते में विभिन्न प्रकार की दुकानें थी। उनमें एक वह भी थी जहाँ योगानंद जी अपने कॉलेज के दिनों में प्राय नाश्ता पानी करने जाते थे। ये दुकान कोई नहीं भूलता, ये दुकान हम भी नहीं भूले। जो कॉलेज टाइम में जहाँ पर टी कैंटीन होती है और जहाँ पर सबने ब्रेड पकौड़े और समोसे खाए नहीं होते, पेले होते हैं, क्योंकि तब संख्या ही कुछ नहीं होती थी, कितने खा रहे हैं कितने नहीं खा रहे सब हजम हो जाता था। तो वो दुकान सबको याद रहती। अभी अपने बर्थ प्लेस वाले शहर में जाओ तो उस गली में जाओ तो स्पेशली उस दुकान, वो दुकान, मजे की बात यह है कि वो दुकान लगभग वैसी की वैसी आज भी है। उनमें बस थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आता है। पता है, हम लोग एक संकरी गली में घुसे जिसके जिसके दोनों ओर दीवारें थी। फिर बाईं ओर मुड़ते ही सामने युक्तेश्वर जी का 2 मंजिला आश्रम जिसकी जाली लगी हुई थी। ऊपर की बालकनी कुछ आगे को निकली हुई थी। शांतिपूर्ण एकांत था। गंभीर भक्ति भाव के साथ मैं योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों से घिरे। अब ये मिस्टर राइट की भाषा में लिखा जा रहा है। ये एक्सपीरियंस मिस्टर राइट लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ऊपर लिखा कि बाकी मेरे सचिव बताएंगे। गंभीर भक्ति भाव के साथ मैं योगानंद जी के पीछे पीछे दीवारों से घिरे आंगन में गया। हमारे हृदय तेजी से धड़क रहे थे। सीमेंट की पुरानी सीढ़ियों पर से जिन जी मैम पर से निसंशय असंख्य साधक चले थे। हम लोग ऊपर जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमारी उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। हमारे सामने सीढ़ियों के सिरे पर चुपचाप आकर खड़े हुए वे महापुरुष स्वामी श्री युक्तेश्वर जी वहां खड़े किसी महान ऋषि के समान लग रहे थे। उनके परम पावन सानिध्य में खड़े होने के सौभाग्य के बोध से ही मेरा हृदय अत्यानंद से भर उठा। मेरी आतुर आंखों की दृष्टि अश्रुओं से धुंधली हो गई जब मैंने देखा कि योगानंद जी ने अपनी आत्मा की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने गुरु के सामने जमीन पर घुटने टेक कर सर झुकाते हुए पहले हाथों से उनके चरणों का स्पर्श किया, फिर उन्हीं हाथों से अपने मस्तक का स्पर्श करते हुए गुरु की चरण रज से अपने मस्तक पर धारण कर ली। इसके बाद योगानंद जी के ने उठते ही उठ खड़े होते ही श्री युक्तेश्वर जी को अपनी छाती से लगा लिया। गुरु वंदना का खूबसूरत दृश्य है। शुरू में किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। जब चिरानंद की अवस्था होती है तो शब्द फेल हो जाते हैं, शब्द गुम जाते हैं।
खो जाते हैं, शब्द आकार लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी चिर गहरी अवस्था और इतनी प्रेममयी अवस्था होती है कि व्यक्ति सिर्फ एक दूसरे को देखकर ही काम चलाता है या टच करके काम चलाता है, महसूस करता है एक दूसरे को। अंतर की मौन वाणी में सब प्रकट हो रहा था। पुनर्मिलन के आनंद से उन दोनों की आंखें कैसी चमक रही, क्योंकि दो योगी मिल रहे हैं, दो प्रेमी मिल रहे हैं। जैसे टेरेसा नाइमन के साथ मिलन हुआ था, जो भी एक अद्भुत मिलन था, ऐसा ही कुछ अब भी महसूस हो रहा है, क्योंकि अब भी ईश्वर के ही दो प्रेमी मिल रहे हैं। उस शांत बरामदे में एक अत्यंत कोमल भाव उमड़ रहा था, और मानो उस क्षण की गरिमा को बढ़ाने के लिए सूर्य भी अचानक बादलों से बाहर आ गया। परम गुरु के सामने घुटने टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने भी अपने हृदय की भक्ति एवं कृतज्ञता अर्पित की। लंबी तपस्या के कारण कठोर हुए उनके चरणों का स्पर्श कर, अक्सर जो योगी होते हैं ना, उनके जो पैर होते हैं जिनसे वो पता नहीं कितने किलोमीटर चले होते हैं, और कितने, अक्सर वो नंगे पैर रहते हैं, क्योंकि वो धरती माँ का स्पर्श करते हैं, और धरती माँ से भी उनको बहुत तरह की एनर्जी मिलती है, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उनके पैरों के माध्यम से धरती में जाती भी है, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इसीलिए वो चप्पल भी खुले पैर की पहनते हैं, जिसको खड़ा कहा जाता है। बंद पैर की चप्पल वो नहीं पहनते। तो उनके जो पैर होते हैं वो हमारे, मतलब आम उन लोगों जैसे नहीं होते जो चप्पल पहन के घूमते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं अपना। उनके दीवानों जैसे पैर होते हैं। उनके चरणों का स्पर्श कर मैंने उनका आशीर्वाद लिया, फिर खड़ा होकर उन्हें उनके सुंदर नेत्रों में झांका। उनकी आंखों में आत्मचिंतन की गहराई और आनंद की चमक थी। अब सभी ने हम सभी ने सॉरी हम सभी ने उनके मैम अभी रहती हम सभी ने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया, जो एक ओर से पूरी तरह उस बालकनी की ओर खुली थी, जिसे सर्वप्रथम हमने सड़क से देखा था। श्री युक्तेश्वर जी सिंह के फर्श पर बिछे एक गद्दे पर एक पुराने दीवान का सहारा लेकर बैठ गए। जी मैम। योगानंद जी और मैं उनके चरणों के पास ही चटाइयों पर बैठ गए। ये मिस्टर राइट लिख रहे हैं, जहां आराम से सहारा लेकर बैठने के लिए भगवे रंग के तकिए रखे थे। एक ही रंग से वो प्रेम कर लेते हैं, वो चाहे सफेद हो, चाहे येलो हो, चाहे भगवा हो, ताकि बार बार कोई रंग उनको मोहित ना करे, अपनी तरफ आकर्षित ना करे, अलग अलग रंगों की चमक धमक उन्हें डिस्टर्ब ना करे। तो अक्सर जो संत लोग होते हैं वो एक रंग का चुनाव कर लेते हैं, ताकि रोज उन्हें सुबह उठ के ये सोचना ना पड़े कि आज कौन सा रंग पहनूं। इसलिए वो एक ही रंग पहनते हैं, ताकि उनकी एनर्जी इसमें वेस्ट ना हो, उनकी एनर्जी इसमें वेस्ट ना हो, क्योंकि चूज करने में भी एनर्जी जाती है, अलग अलग तरह के कपड़ों को धोने में भी एनर्जी जाती है, और वो एनर्जी डिस्टर्ब भी करती है। अब इस तरफ से बिल्कुल एक दीवानगी हो जाती है कि आप तो यही कलर पहनना है, तो वहां से कम रिलीज हो गई एनर्जी कि रोज रोज चूज नहीं करना। तो भगवे रंग का इस्तेमाल उन्होंने यहाँ पर किया। तकिए रखे थे। दो स्वामियों के बीच बंगाली में चल रहे वार्तालाप का सार समझने की मैं निष्फल चेष्टा कर रहा था। समझ तो आ नहीं रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि जब वे एक साथ होते हैं तो कभी अंग्रेजी में बात नहीं करते, जबकि स्वामी महाराज लोग श्री युक्तेश्वर जी को इसी नाम से पुकारते हैं। अच्छी तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, परंतु उस दिव्य महापुरुष के मन को उल्लासित कर देने वाली मुस्कुराहट और तेजस्वी आंखों से ही उनकी संत प्रकृति को मैंने आसानी से पहचान लिया। क्योंकि योगानंद जी तो जानते हैं उनको, वो कौन है, उनके गुरु हैं, संत हैं, योगी हैं, या उनका क्या लेवल है। बट जो उनके साथ मिस्टर राइट आए थे, उनके लिए वो तो उनसे पहली बार मिल रहे थे। अब वो अपने मनी मन में आंकलन कर रहे हैं, जजमेंट तो हम नहीं कहेंगे, आंकलन, शायद जजमेंट को हिंदी में आंकलन ही बोलते। मतलब वो उनको देख रहे हैं और मनी मन कुछ कुछ सोच रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि हम महापुरुषों के लिए कुछ भी जज नहीं कर सकते।
परंतु उस दिव्य महापुरुष की मन को उल्लासित कर देने वाली मुस्कुराहट, और वो प्रभावित हो रहे हैं उनसे, आंखों से उनकी संत प्रकृति को मैंने आसानी से पहचान लिया। चाहे वे हंस हंस कर बातें कर रहे हो या गंभीर वार्तालाप कर रहे हो, क्योंकि उनके वार्तालाप अलग ही लेवल के होते हैं। आप कभी भी ऐसी कम्युनिटी में चले जाओ, आप जैसे सुनैना मैम, तुषार मैम जाते हैं इनकी योगानंद जी की कम्युनिटी में गए हैं 2-4 बार, तो आपने देखा होगा जब भी ऐसी कम्युनिटी में जाते तो वहां पर दुनिया की कोई बात नहीं होती, दुनियादारी की भी कोई बात नहीं होती, वहां अलग ही सब चल रहा होता है। वहां की डिस्कशंस अलग होती हैं, शब्द अलग होते हैं, वोकैबुलरी अलग होती है, वाइब्रेशंस अलग होती है, लोग अलग होते हैं, सोच विचार अलग होता है। वहां ये सब चीजें नहीं होती। तेरे घर में क्या हुआ, तेरे बच्चे की शादी हो गई, और आज अब क्या बनाया, और घर में सब ठीक है, बिजनेस कैसा चल, ऐसा कुछ डिस्कस नहीं होता। वहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी की बात होती है कि परमात्मा को कैसे पाना है, अभी हम कितनी दूर हैं, अभी कितनी दूर हमने जाना है, उसके लिए हमने क्या करना है, अपने योग को कैसे बढ़ाना है। मेरा योग में मन नहीं लग रहा, तुमने कैसे मन लगाया, तुम कैसे कर लेते हो इतना कुछ, मैं तो ध्यान नहीं लगा पाता, तुम कृपा मुझे सिखाओ, मैं कैसे अपने ध्यान को बढ़ाऊं। मतलब ये डिस्कशन होती है वहां। वहां ये सारी कुछ कुछ भी डिस्कस नहीं होता वहां पे। तुमने बालों में क्या लगाया है, तुम्हारे बाल बड़े सिल्की हो गए हैं, तुमने चश्मा कौन सी दुकान से बनवाया, नथिंग, नथिंग। जाते ही हैं सब लोग, यहाँ नहीं जाते तो सब लोग अपने अपने सत्संग में, कोई राधा स्वामी जाता है, कोई व्यास जी जाता है, कोई कहीं कोई कहीं, सब लोग जाते ही हैं, आश्रमों में जाते हैं आप, कोई गुरु जी को मानता है, कोई कहीं, सब सब अपने अपने पथ पे चले हुए हैं, कोई गुरुद्वारे जाता है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ की सब कुछ अलग अलग ही दुनिया होती है। फिर जब वहां से स्टेप आउट बाहर होता है, उस स्पेशली उस दैट पर्टिकुलर द मोस्ट एनर्जेटिक प्लेस से जैसे ही कदम बाहर निकलता है, फिर से माया चद्दर डाल देती है, ऐसे ना, जैसे वो बचपन में कोट कोट खेलते थे ना, बच्चे एक दूसरे के मुंह के ऊपर कोट डाल देते थे, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता था, फिर कुटते थे पीछे से तो पता नहीं चलता था किसने कूटा। माया ऐसे ही पकड़ लेती है, जैसे ही हम उस धार्मिक संस्थान से बाहर निकलते हैं ना, या उस जगह से, जो भी द मोस्ट एनर्जेटिक प्लेस है, तो माया हमारे ऊपर कोट डाल लेती है ऐसे ना, माया आंखें बंद कर देती है, फिर कुटती है पीछे से, कभी कुटेगी, कभी सहलाएगी, कभी कुटेगी, कभी सहलाएगी। और उसी में जैसे शेर के मुंह में हड्डी से जब खून निकलने लगता है, तो शेर उस खून को चाट रहा होता है, उसको लगता है कि हड्डी में से रस निकल रहा है, जबकि वो अपना ही खून चाट रहा होता है। ऐसे ही हम भी जब मायावादी उसमें जकड़े होते हैं, तो अपनी परेशानियों में ही लिप्त खुश हो रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। तो अंदर की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, बाहर की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। उनके वाक्यों में अधिकार की दृढ़ता तुरंत दृष्टिगोचर हो रही थी, जो ज्ञानी संतों का लक्षण है। जो जानते हैं वे जानते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को जानते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का गहन ज्ञान, उनकी ध्येय निष्ठा, उनका दृढ़ निश्चय हर प्रकार से व्यक्त हो रहा था। कुछ मिस्टर राइट का भाव भी ऐसा था, मिस्टर राइट ऐसी नॉलेज में भी थे, मिस्टर राइट बहुत टाइम से योगानंदा जी के साथ भी थे। ऑब्वियसली वो उनके बहुत गहन और परम शिष्यों में से जरूर रहे होंगे, तभी वो उनके साथ इंडिया भी आए हैं। तो वो एक सामान्य व्यक्ति तो डेफिनेटली नहीं होंगे, एक मतलब एक ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं होंगे। वो भी कुछ मतलब कुछ लेवल वो भी क्रॉस कर ही चुके होंगे, तभी वो एक योगी को उस उस दृष्टि से देख पा रहे हैं। नहीं तो शायद एक कॉमन मैन और एक फॉलन स्टेट वाला मैन मैन व्यक्ति, नॉट मैन, व्यक्ति मीन्स इंसान, अधम अधम इंसान अधम आंखों से देखता है, और वो तुरंत जज करने लग जाता है, उसको तुरंत जज करता है, क्योंकि वो ज्ञान से बाहर होता है, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं होता। जो ज्ञान के क्षेत्र में होता है वो जज नहीं करता, ऑब्जर्व करता है और आनंद में डूबता है। आनंद में कोई प्रक्रिया नहीं बनाता, कोई मन में भावना नहीं बनाता, उसके लिए कोई कल्पना नहीं करता, अच्छा ऐसे है, अच्छा वैसे ये होता था, अच्छा वैसे, नथिंग, जस्ट देखो, प्रेम दो, समझो, तारीफ करो और हट जाओ, हट जाओ बस। एक्चुअली में यही भाव सबके साथ होना चाहिए, सबके। हम अधम अवस्था में हैं, हमें ये सीखना है, हम ये सीख रहे हैं। कब तक पूरा सीख पाएंगे हमें नहीं पता, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले कई जन्म, हमें नहीं पता। पर हम प्रभु परमात्मा से ये विनती करेंगे कि हम इसी जन्म में सीख लें, हम इसी जन्म में सीखें,
ये सब चीजें कि कैसे गुड ऑब्जर्वेशन करते हैं और कैसे आनंद अवस्था हर परिस्थिति में प्राप्त करते हैं। उन्होंने अत्यंत सादा लिबास पहन रखा था, केवल धोती और कुर्ता जो गेरुए रंग में थे, परंतु अब फीके भगवे लग रहे थे। बीच बीच से में मैं अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उन्हें निहारता रहता था, और मैंने देखा कि उनका शरीर काफी बड़े आकार का और सुगठित है, जो संन्यस्त जीवन की तपश्रया और त्याग से कठोर हो गया है। उनकी देह भंगिमा भव्य है। चलते समय उनका शरीर सीधा रहता है, चाल में शालीनता है, पैरों की ठप ठप करके नहीं चलते, एक एक पैर कोमलता से रखते हैं। उनकी बॉडी में आवेग कम, तेज ज्यादा होता है। एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं होती, सहजता होती है, शांति होती है और देने का भाव होता है। उनकी दिलखुश ठाकेदार हंसी सीधे छाती की गहराइयों से, पेट से हंसते हैं, पेट से ही बात करते हैं। वो गले का प्रयोग कम करते हैं, छाती का भी कम करते हैं। वो सीधा नाभि से अपनी आवाज को निकालते हैं। इनकी आवाज ऐसे लगती है जैसे गहरे कुएं में से आ रही है, ज्ञान के सागर में से आ रही है, जिसके कारण उनका पूरा शरीर हिलता और थरथराता है। उनके गंभीर चेहरे पर कुछ ऐसा तेज है कि उन्हें देखते ही उनके दैवी सामर्थ्य की स्पष्ट कल्पना हो जाती है कि कितना सामर्थ्य होगा इनके पास, कितनी दैवीय शक्ति होंगी इनके पास। उनके चेहरे के तेज को देखकर वो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। बीचों बीच विभक्त किए हुए केश, माथे के आसपास सफेद और अन्य स्थानों पर कहीं रजतीय सुनहरे हैं तो कहीं रजतीय। वो बड़ी कोमलता, प्रेम, आनंद और परिकाष्ठा के साथ उन्हें निहार रहे। इसको निहारना बोलते हैं। उन्हें निहार रहे हैं कि मतलब कैसे उनके बाल हैं, कैसे उन्होंने चीर निकाला हुआ है, क्या उन्होंने पहना हुआ है, कैसे उनके पैर हैं, कैसे उनके कपड़ों का कलर है। वो जज नहीं कर रहे, वो उसको महसूस कर रहे हैं। जज नहीं कर रहे, महसूस कर रहे हैं। जी मैम। और यह केश संभार कंधों पर आकर घुंघराली लटों का रूप ले लेते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ पतली है, उनके मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ती प्रतीत होती है। ललाट पीछे की ओर बढ़ता गया है, जैसे आसमान की ओर चढ़ रहा हो। पीछे ललाट पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे आसमान की ओर चढ़ रहा। आंखें काली हैं, नीली आभा है, नाक बड़ी और मोटी सी है, जिसमें वे जब खाली बैठे हो तो बच्चों की भांति अपनी उंगलियों से हिलाते डुलाते रहते हैं। जब वे शांत बैठे हो तब उनका मुख दृढ़ और कठोर लगता है, परंतु उसमें कोमलता की सूक्ष्म झलक भी दिखाई देती है। बहुत सुंदर वर्णन युक्तेश्वर जी, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है मिस्टर राइट के द्वारा। यहाँ योगानंद जी चुप हैं। उन्होंने बोला कि मेरे सचिव बताएंगे आगे का वर्णन कि जब उनकी युक्तेश्वर जी से मिलन हुआ, वो मिलन कैसा था, क्योंकि योगानंद जी खुद उसका वृतांत नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने सचिव के माध्यम से इस वृतांत को व्यक्त किया है, क्योंकि वो उस अवस्था को, उस आनंदपूर्ण अवस्था को पूरी तरह से महसूस करना चाह रहे होंगे, उसमें डूबना चाह रहे होंगे, और उस पल में वो कोई डिस्टरबेंस नहीं चाह रहे होंगे। शायद इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा, और उन्होंने मिस्टर राइट को बोला कि ये छोटा सा पार्ट तुम लिखोगे, उस आनंद अवस्था का वर्णन तुम करोगे, और साथ ही साथ तुम अपने बारे में भी लिखोगे कि तुम्हें ये सब देखकर कैसा लगा। तो ये मिस्टर राइट ने उनका तो लिखा ही है, उनके चरण स्पर्श का पूरा अनुभव दिया है, अपना भी वृतांत लिखा है कि मुझे ये सब देखकर कैसा लगा, मैं जब युक्तेश्वर जी से मिला तो मैं अपने मन के भाव कैसे रख रहा हूँ। जी मैम। मिस्टर युक्तेश्वर जी, योगानंद जी दोनों का चित्र है यहाँ पर। बिल्कुल यही युक्तेश्वर जी का यही चित्र काफी जगह पे प्रयोग होता है, यही मुखमंडल है उनका। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी तथा श्री परमानंद योगानंद जी। अब यहाँ पर देखिए युक्तेश्वर जी बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय इनको ज्ञान देने में भी लगाया और अपना भी पूरा जीवन लगाया है। यहाँ पर दोनों की एज का जो गैप है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। जी मैम। जस्ट कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर मैं समझ गया कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति उनकी अनासक्ति ही उनकी जर्जर सी अवस्था का कारण है। भौतिक सुख सुविधाएं जब इससे कटते हैं तभी प्रभु मिलते हैं। ये बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा सत्य है।
कपड़ों से बाहर, लत्तों से बाहर, जूतों से बाहर, परफ्यूम से बाहर, भोजन से बाहर, मेकअप से बाहर, जुल्फों से बाहर, गुड लुक से बाहर, ये रहने के अरेंजमेंट से बाहर, नरम गद्दे से बाहर। अभी लास्ट में एक छोटी सी वृत्तांत भी डिस्कस करूंगी, अभी नहीं, अभी तो इसको कंटिन्यू कर कर। तो यही भौतिक सुख सुविधाएं हैं, घूमना फिरना, मॉलों में जाना, आउट ऑफ स्टेशन, हिल स्टेशन, फॉरेन कंट्री, जहाज, शिप, ये सारी चीजें, इन सब से बाहर देखो, वो उनको सिर्फ प्रभु चाहिए। और जर्जर अवस्था, उनकी इस जर्जर अवस्था शब्द का उन्होंने यूज किया है कि वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उनको लग रही होगी बड़ी महंगी या साज सज्जा की, या मतलब कुछ बनावट बना कर रखी गई है। क्योंकि बनावट, सजावट, लगावट, दिखावट, ये चार भौतिकता के मानक हैं। बनावट करते हैं, झूठा व्यवहार करते हैं, सजावट करते हैं, महंगा सामान लेकर आते हैं, दिखावट करते हैं, लोगों के लिए सजाते हैं, दुनिया को भी और खुद को भी। अपने लिए नहीं करते, लोगों के लिए सजाते हैं। लगावट, लालच खत्म नहीं होता, मोह खत्म नहीं होता, लगाव खत्म नहीं होता। तो ये चारों शब्द जो है ये भौतिकता के मानक है, इनकी माला बना के पहन रखी है हमने, इनकी माला बना के ही इसको जीवन बना रखा है। तो इन सब से बाहर जर्जर सी अवस्था का कारण था लंबे कमरे की सफेद दीवारों पर हवा पानी के प्रभाव से धब्बे पड़े थे, और कहीं कहीं नीचे के प्लस्तर की फीके नीले रंग की धारियां अक्सर दिखाई देती हैं दीवारों में। कमरे में एक तरफ भक्ति भाव से अर्पित सादी सी पुष्पमाला सजी हुई थी, लाड़ी महाशय की फोटो भी टंगी हुई थी। जी मैम, टंगी हुई है। योगानंद जी की भी एक पुरानी फोटो टंगी हुई है। यह फोटो उस समय की है जब योगानंद जी पहली बार बॉस्टन पहुंचे थे। फोटो में योगानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले, जब वो पहली बार वहां गए थे तो उन्होंने वो फोटो शेयर की थी, हमने पीछे पढ़ा था स्टोरी में, उनसे हमने शेयर की थी फोटो। शीतल मैम है क्लास में? शीतल जी हैं? जी मोनिका जी। हाँ शीतल जी, यहाँ से थोड़ा सा कंटिन्यू करोगे, कॉल आ रहा है बार बार। आई थिंक ओके। कोई हमारे घर आना चाह रहा है, उन्होंने कहा था हम शाम को आएंगे, तो मैं उनका एक कॉल अटेंड करना चाह रही थी, वो शायद निकलना पड़े। तो आप करेंगे यहाँ से अच्छा जरा सा? ठीक है, मैं देख। जी मैम, थैंक फोटो में ये फोटो उस समय की है जब योगानंद जी पहली बार बoston पहुंचे थे। फोटो में योगानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य प्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। वहां प्राचीनता और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। शीशे का एक विशाल फानूस लटक रहा है, पर बहुत दिनों से उसका प्रयोग न होने के कारण मकड़ी के जालों से ढक सा गया है, और दीवार पर वर्तमान वर्ष का कैलेंडर टंगा हुआ है। संपूर्ण कमरे में शांति और सुख की महक है। बालकनी से बाहर ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मौन प्रहरी की भांति खड़े दिखाई देते हैं। ये सारा वहां का विवरण दिया हुआ है कि जहाँ योगानंद जी ने उनकी भी बॉस्टन की पिक्चर टंगी हुई है, लाड़ी माशे जी की भी पिक्चर पे हार चढ़ा हुआ था, और बाकी भी शैंडलियर्स वगैरह लगे हुए हैं। काफी जाले दिखे हैं, लेकिन कैलेंडर्स वहां पे अप टू डेट है। मैं साथ साथ इंग्लिश बुक से पढ़ रही हूँ इसे कि अ, कमरे में बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत काम है। और बालकनी से देखो तो कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं। तो काफी साइलेंट सा प्रोटेक्शन है, पूरा आसपास शांतिपूर्ण माहौल है वहां पे। श्री युक्तेश्वर जी के ताली बजाने भर की देर है। ताली बजाना खत्म होने से पहले ही उनके पास कोई ना कोई बाल शिष्य उनकी आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए पहुंच जाता है। आजकल तो बेल सिस्टम है, बेल बजाई तो शायद कोई अटेंडेंट आ जाए। उस समय उनकी महिमा इतनी थी कि अगर उन्होंने ताली बजानी शुरू की है, मतलब ही वांट somebody टू कम एंड अटेंड हिम, उनकी उनके पास कोई सुनने आ जाए। तो कितना इतना मतलब तरीके से लिखा है कि उनकी ताली बजनी खत्म होने से पहले लोग पहुंच जाते हैं, उनके शिष्य, कि क्या चाहिए उन्हें, मतलब उनको कुछ कहना है तो हम सुन ले। तो श्री युक्तेश्वर जी के ताली बजाने भर की देर है और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करने वहां पहुंच जाते थे।
आज्ञा को शिरोधार्य वही करेगा जो उनके लिए पूरा समर्पित होगा, जो उनके लिए पूरा डेडिकेटेड होगा, जिसे कहते हैं सरेंडर के साथ साथ डेडिकेटेड भी होगा, कि ना सिर्फ हम आपके तरफ अ, सब कुछ अपना निछावर कर रहे हैं, हमने आपको अपने आप को सौंप दिया, बल्कि हम आपकी आज्ञा के पालन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बाल शिष्यों में एक है प्रफुल्ल। इस दुबले पतले बालक के लंबे लंबे काले बाल हैं, चमकदार काली आंखें हैं और अत्यंत मधुर मुस्कान उसके होठों पर खेलती रहती है। अब ये प्रफुल्ल के बारे में बता रहे हैं। जब वह मुस्कुराता है तो उसके मुख के कोने ऊपर की ओर उठ जाते हैं और आंखें चमकने लगती हैं, जैसे सांध्य प्रकाश के समय आसमान में तारे और दूज का चांद अचानक साथ साथ निकल आए हों। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, कि किसी के सिर्फ कद काठी रंग रूप बालों का विवरण ही नहीं हो रहा, उसके साथ जो मेटाफॉर्स यूज किए हैं, कि उनकी काली आंखें हैं और प्यारी सी स्माइल है, आंखों में चमक है, मगर उसके साथ साथ उनके मुस्कुराहट के समय जो उनके होठ ऊपर उठ जाते हैं, ये बहुत ही प्यारी बात है। बाकियों को मेरी वॉइस आ रही है? अश्विंदर जी को नहीं आ रही? तो इट्स ऑडिबल शीतल, सुन रही। ओके, अश्विंदर जी शायद उनको चेक करना पड़ेगा अपना ऑडियो। तो ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रही है बात, जिस ढंग से बताइए कि आप किसी की मुस्कुराहट इतने प्यार से निहारते हो, कि जब मुस्कुराते हुए आपके होंठ ऊपर उठते हैं साइड से, कोनों से, तो उन्होंने वो भी नोट किया, और साथ में कहा कि जैसे कि दूज का चांद, द्वितीय का दिन जब होता है चांद, मतलब पूर्णमासी या अमावस के बाद, सॉरी, दूसरा दिन जो होता है दूज का चांद, उस समय जो चांद निकलता है हल्का सा, एक क्रेसेंट मून होता है, उसके साथ सितारे, जैसे कि हम अपना ओम लिखते हैं ना, तो ओम के ऊपर हम काइंड ऑफ दूज का चांद ही बनाते हैं, चंद्र बिंदु डालते हैं। मतलब इस तरह की चीज के साथ उनकी उनके बात को उनको जो विवरण दिया है, वो बहुत ही डिफरेंट है। आई थिंक मैंने ऐसा पोएटिक वर्जन बहुत टाइम बाद पढ़ा है, किसी इंसान के लिए, किसी बच्चे के लिए, तो बहुत ही पोएटिक है। अपनी उपज के लौट आने पर श्री युक्तेश्वर जी का अपार हर्ष छिप नहीं रहा है, और उनकी उपज की उपज अर्थात मेरे बारे में भी उन्हें काफी जिज्ञासा प्रतीत होती है। अपनी उपज, जैसे आप कोई बीज बोते हो और वो उगने लगे, पौधा बनने लगे, तो जैसे आपको फीलिंग आएगी, उन्होंने श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा योगानंद जी को उनकी उपज बताया कि ये उन्हीं का प्रोडक्ट है, और मैं आगे उनके प्रोडक्ट का प्रोडक्ट हूँ, यानी कि मिस्टर राइट। वो कह रहे हैं कि आगे मैं उनका प्रोडक्ट हूँ, मैं उनकी उपज हूँ, तो मेरे बारे में भी उन्हें काफी जिज्ञासा प्रतीत होती है। परंतु उस महापुरुष के स्वभाव में ज्ञान की प्रधानता उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती है। मतलब अपने परंतु उस महापुरुष के स्वभाव में ज्ञान की प्रधानता, उनमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना विजडम है, कि उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती है। वो नहीं एक्सप्रेस करते अपनी फीलिंग्स। वो खुश है कि मेरा योगानंद वापस आ गया। श्री युक्तेश्वर जी का हर्ष यहाँ नहीं छिप रहा, दिखाया जा रहा है कि वो इतने खुश हैं, लेकिन क्योंकि वो महापुरुष है, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हैं, तो वो व्यक्त नहीं कर रहे। तो मतलब उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकती हैं। वो ऊपर एक लाइन भी आई थी कि ही हु नोज गॉड, वो जानता है कि वो जानता है क्योंकि वो प्रभु को जानता है। ये सेंटेंस भी आया। तो यहाँ पे भी यही बात आ रही है, विजडम की आ रही है, कि इंसान जब जानने की अवस्था में आ जाए, अवेयरनेस में आ जाए, तो ऐसे शब्दों का उनके साथ सफिक्स लग जाता है, महापुरुष। और श्री युक्तेश्वर जी थे भी महापुरुष। तो ये उनका स्वभाव है कि वो अपने आप को रोक रहे हैं, पर उनका हर्ष छिप नहीं रहा था। वो कह नहीं रहे थे, पर छिप नहीं रहा था। गुरु दर्शन के लिए जाने पर गुरु चरणों में कोई भेंट अर्पण करने की प्रथा के अनुसार योगानंद जी ने भी अपने गुरु को कुछ उपहार अर्पण किए। तो उन्होंने नोट किया कि यहाँ पे कस्टमरी होता है कि आप अपने गुरु के चरणों में कोई भेंट देते हैं,
और योगानंदा जी भी दे रहे थे, तो मिस्टर राइट ने ये बात नोट की। बाद में हम लोगों ने चावल और सब्जियों का सादा परंतु अच्छी तरह पकाया गया भोजन किया। तो उन्होंने अच्छा सा कुक जो है मील लिया उन्होंने, राइस के साथ, वेजिटेबल्स के साथ। मुझे अनेक भारतीय रीतियों का पालन करते देख उदाहरणार्थ हाथ से भोजन करना श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न हुए। तो जब हम किसी और कल्चर में जाते हैं, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो इन्होंने भी देखा कि जब मैं इंडिया आया हूं तो मुझे भारत की रीतियों का पालन करते हुए मतलब मैं भी उनमें रम जाऊंगा, उनमें समा जाऊंगा। तो उन्होंने कोशिश की कि भारतीय रीतियों का काफी हद तक पालन करे, जिसमें से पहली मतलब यहाँ पे जो एक उल्लेख दिया है, जो उदाहरण दिया है, वो है उंगलियों से खाना, हाथ से भोजन करना। तो ये देखकर श्री युक्तेश्वर जी बहुत प्रसन्न हुए कि ये देखो हमारी तरह ही खा रहा है, कि रोटी को हाथ से तोड़ना है, कोई फॉर्क और स्पून नहीं है हाथ में, मॉडर्नाइजेशन नहीं है। अब हम जब उंगलियों से खाते हैं, कहने को लोग कहें कि ये तो अनहाइजीनिक है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें उंगलियों से खाना है, हम हाथ को साफ रखते हैं। प्लस हमारी पांचों उंगलियों में पंच तत्वों का सिग्निफिकेंस है। हमारा थंब से लेके हमारी छोटी उंगली तक पांचों तत्व उसमें समाहित हैं। तो जब हम खाने को ग्रहण करते हैं उंगलियों से, खाने को हाथ से खाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने पंच तत्वों का मान सम्मान करते हुए उसका अ, आवाहन भी कह सकते हो कर रहे हैं, और उसका एक्सेप्टेंस भी कर रहे हैं। इसके आगे मोनिका जी लेंगी, मैंने देखा वो आ गए हैं। ये चीजें वो बहुत खूबसूरती से समझा सकती है। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ हिंदी चांस। तो शीतल इतने प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करती है ना, कई बार तो मुझे, मैं देखती हूँ तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये इतने भयंकर हिंदी के शब्द शीतल के अंदर से, इंग्लिश वाली एक पर्सन जो इंग्लिश बोलता है ना बड़े आराम से, तो वो इतनी अच्छी हिंदी के गहन शब्द नहीं प्रयोग करता। पर शीतल तुम कभी कभी ऐसे भयंकर शब्द बोलती हो हिंदी के कि मैं खुद हैरान हो थैंक यू जाती। अभी मोनिका तुमने जी। बोला आह्वान, आह्वान करते, आह्वान एक कॉमन आवाहन, मैन बोल ही नहीं, आवाहन बोल ही नहीं सकता एक इन्वोकिंग, कॉमन। हाँ इन्वोक करना, आवाहन करना। जी जी, थैंक यू। तो चलिए, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो शीतल। कभी कभी जब आप एक्सप्लेन करते हो, मैं क्लास से निकल चुकी होती हूँ, निकल इन द सेंस कि माइक ऑफ कर चुकी होती हूँ, तो उस टाइम मैं जब माला कर रही होती हूँ, तो क्लास खत्म हो जाती है, उस टाइम मेरी माला बीच में हुई होती है, तो मैं कभी बोल नहीं पाती। बहुत हाँ बार ऐसा जी। हुआ है। बट आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, बहुत ही गहराई से। और जो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं कई बार समझाने में, मेरे समझाने में जो इग्नोर हो जाती हैं, आप उनको बहुत अच्छे से पकड़ते हो और उसको एक्सप्लेन भी करते हो। थैंक यू थैंक सो यू मच। मोनिका जी, आपसे तो सीख रहे चलिए, हैं। अभी हम आगे बढ़ें या क्या करना है तुषार? 48 हो गए हैं। आई थिंक 10-12 मिनट डिस्कशन ये करते हैं ये वाला पेज कंप्लीट कर लेंगे आप? जो चल रहा है। हाँ जी, 620। ठीक है, ठीक है। ये भी आधा पढ़ा है ना आपने शीतल? नहीं, बस पहली ही लाइन दी है ऊपर, श्री ठीक है, युक्तेश्वर जी प्रसन्न हुए ठीक है, तक। ठीक, डन। कई घंटों तक बंगाली भाषा में वार्तालाप और प्रेमपूर्ण मुस्कुराहटों एवं आनंदपूर्ण दृष्टिपातों के आदान प्रदान के बाद, क्योंकि गुरुओं की तो दृष्टि भी पड़ जाए, गुरु गुरु तुम्हारी तरफ ऐसे करके देख भी लेना, तो समझो हम तर गए। क्योंकि वो तो, उन्होंने तो साध रखा होता है खुद को, साध रखा मतलब वो तो ईश्वर के दर्शन भी कर चुके होते हैं, ईश्वर को बेहतर तरीके से जानते भी हैं, उनके करीब हमसे तो बहुत आगे होते हैं, बहुत करोड़ों मील आगे होते हैं। तो उनकी कैसे दृष्टि भी पड़ जाती है ना। जैसे घर में बच्चा बैठा हुआ है, मम्मी की एक दृष्टि भी पड़ जाती है ना, तो बच्चे को लगता है समवन इज विद मी, माँ है मेरे पास। इतना ऐसा, तो वो बैठी भी होती है ना साथ में, तो बच्चा मस्त रहता है कि माँ है। छोटा सा होता है, 7-8 महीने का, और माँ उठ के किचन की तरफ जाती है ना, वो वां, 8 महीने के बच्चा भी फील करता है कि वो बैठी है पास में, कोई बैठा है, उसको नहीं पता कोई मेरे पास बैठा है जो मेरी केयर करता है। वो माँ है, ये तो थोड़े टाइम बाद वो बोल पाता है। तो ऐसे ही जो हमारे संत होते हैं, जब वो हम पे दृष्टिपात करते हैं, हमारी तरफ देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम तर गए, हमारा कुछ ना कुछ कर्म तो हमारा जरूर कटा होगा। हमने उनके श्री चरणों में प्रणाम करके उनसे विदा ली। उनने दर्शन की फिर से चिरस्थायी स्मृति अपने हृदय में धारण किए कोलकाता लौटने के लिए निकल पड़े।
वर्णन तो मैं मुख्यतः परम गुरु के बाह्य स्वरूप का ही कर रहा हूँ, अभी भीतर की बात, रंगी की बात नहीं की। जब हमने पिछली क्लास में बात की थी बहुरंगी शक्तियां और अतरंगी शक्तियां, जो साधु संत योगी सन्यासी प्रेमी होते हैं, ये अतरंगी अतरंगी शक्तियों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तभी इनको बहुरंगी शक्तियों के आकर्षण से कोई लेना देना नहीं। अब हम सब लोग काफी टाइम से इन क्लासेस में हैं, अब हम इनके भीने से झीने से महीन से अंतर को बहुत प्यार से खूबसूरती से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अतरंगी और बहुरंगी का अंतर, बहुरंगी जो है भौतिकतावाद की तरफ लेकर जाता है, और जिसमें हम अपने लिए कम और दुनिया के लिए ज्यादा जीते हैं, जिसमें हम मोह ममता में भरे होते हैं, जिसमें हमारे जीवन का लगावट दिखावट की माला पहन रखी होती है, और हमारे जीवन का 90% जीवन दुनिया के लिए होता है। वो होती है बहुरंगी शक्तियों के हिसाब से जीना। अतरंगी शक्ति के हिसाब से जीना क्या होता है कि जब हम अपने अंतर्मन के साथ ही होते हैं, अपने अपने साथ ही जीते हैं, समाज के लिए सब करते हैं जो हमारी ड्यूटीज होती हैं। दैट विल बी लाइक अ ड्यूटी, नॉट मोह नॉट ममता, ओनली ड्यूटी कि मुझे, ये मेरा पति है सेवा कर, ये मेरा बच्चा है इसका मुझे पढ़ाई लिखाई के लिए, इसका पेपर है इसे मुझे पढ़ाना है, ये मेरी मॉम इन लॉ है इनके मुझे सेवा करनी, ड्यूटी, नॉट मोह, हाय तौबा, नो। तो वो होता है बहुरंगी। और मेरा अधिक समय कहाँ बीतेगा? प्रभु के साथ, प्रभु के ध्यान में, प्रभु के जाप में, प्रभु के स्मरण में। और मैं हर टाइम मुझे ये लगेगा कि समवन इज विद मी। क्या फील आता है? समवन इज विद मी, ऐसे मेरे इर्द गिर्द कोई है जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा है, या जो सब देख रहा है और जो सब डिसाइड कर रहा है और जिसको पता है मेरे लिए अच्छा क्या है। समवन इज देयर, दैट फील फॉर 24 आवर्स। तो ये सब उसी उसमें है, ये सब ब्लेस्ड हैं। हम ब्लेस होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं, क्योंकि हम सब अभी उस लेवल पे नहीं है। बट हाँ, सभी प्रयासरत हैं, सभी चल रहे हैं हौले हौले। बट जब हम बहिरंगी से अतरंगी पे आ जाएंगे, तब हम ज्यादा बेटर कनेक्शन कर पाएंगे। जब हम दोनों तरफ रहते हैं, मतलब उसको ड्यूटी नहीं समझते, तो वहां पे आदमी फिर दोनों ही तरफ का रह जाता है, एक ज्यादा मकाम तक नहीं पहुंचता। विदा ली कला लौटने के लिए, परंतु उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य का मुझे सदैव भान रहा। मैंने उनके अपूर्व सामर्थ्य को अनुभव किया, और उस अनुभव को मैं एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में सदा के लिए संजो कर रखूंगा। मतलब एक ब्लेसिंग्स लेकर वो वहां से भीने भीने भाव से प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले। अमेरिका, यूरोप और फिलिस्तीन से मैं श्री युक्तेश्वर जी के लिए अनेक उपहार लाया था। उन्होंने वे उपहार मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिए, कुछ नहीं कहा। जर्मनी से मैंने स्वयं अपने उपयोग के लिए एक छाता युक्त छड़ी खरीदी थी। भारत आने के बाद मैंने यह छड़ी भी गुरुदेव को अर्पित करने का निर्णय लिया। यह उपहार मुझे सचमुच बहुत पसंद आया। यह कहते हुए मैंने गुरुदेव ने अत्यंत प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर डाली। आमतौर पर अपनी भावनाओं को वे इस तरह शब्दों में व्यक्त कम करते थे, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं होता इन सब चीजों के साथ। ये कामुकता भरी चीजें, दिखावा भरी चीजें। सब उपहारों में से यह छड़ी ही ऐसी थी जिसे वे उनसे मिलने के लिए आने वाले लोगों को दिखाते थे। गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठक खाने के लिए नया कालीन लाना चाहता हूँ। मैंने देखा कि श्री युक्तेश्वर जी का व्याघ्र चर्म पुराने फटे हुए कालीन पर बिछा हुआ है। व्याघ्र चर्म, शायद ये बाघ का के के टाइप की जो चीज होती है ना, जो नीचे बिछाते हैं संत लोग, वही है ये व्याघ्र चर्म। इंग्लिश में शीतल मैम बताएंगी। वो जिस पर बिछा हुआ था कालीन जो था वो फटा हुआ था, पुराना था। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले आओ। मैंने गुरुदेव के स्वर में कोई उत्साह नहीं देखा, पर देखो मेरा व्याघ्र चर्म कितना अच्छा और स्वच्छ है। अपने इस छोटे से राज्य का मैं राजा हूँ। देखो अभी भी फटे हाल, उन्होंने अपने आसपास का माहौल रखा हुआ है। जर्जर शब्द का ऊपर प्रयोग किया ही गया था। दीवारों से पपड़ी निकल रही थी, फर्श कालीन बहुत पुराना हो चुका था, सब व्यवस्था पुरानी थी वहां पर। सिर्फ जब माला का उन्होंने जिक्र किया कि एक माला वहां पर, ताजे फूलों की माला वहां पर चढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा मेरा व्याघ्र चर्म जो है ये बिल्कुल स्वच्छ और साफ है, और तुम्हारी इच्छा है। मैं तो यहाँ का राजा हूँ। एक फकीर भी जब फकीरी में रहते हुए, क्योंकि वो ईश्वरीय फकीरी में है, वो स्वयं की फकीरी में नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो गरीब नहीं है, वो भौतिकता से बाहर है, वो अमीर है। उसे गम नहीं है कि उसके पास, ये संतों को गम नहीं होता, दुख नहीं होता, क्या है उनके पास, फकीर को दुख होता है।
फकीर भी नहीं, गरीब को दुख होता है कि उसके पास ये नहीं है वो नहीं है। फकीर तो परमात्मा की फकीरी में जीते हैं, परमात्मा के आनंद में जीते हैं। तो वैसे ही आनंद में कह रहे हैं, मैं तो अपनी फकीरी का राजा हूँ, इसके बाहर विशाल जगत है जिसमें लोगों को केवल बाह्य वस्तुओं में ही लोग केवल बाह्य वस्तु में ही रुचि रखते। कम वस्त्र खरीदिए, सभी से अनुरोध है, कम वस्त्र खरीदिए। हो सकता है मूर्खतापूर्ण वाक्य हो ये, बट कम वस्त्र खरीदिए। पैसों में ज्यादा पैसे वेस्ट, कपड़ों में ज्यादा पैसे वेस्ट मत करिए। ये बहुत बहुत बड़ा एक वेस्टेज ऑफ मनी होता है। इसी धन को किसी की सहायता में लगा दीजिए। अभी मैंने बोला था जिनका कॉल आ रहा है, ये वैसे बताने वाली बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है। तो किसी की यहाँ पर ब्लैंकेट फैक्ट्री है, उनको मैंने परसों अनुरोध किया था कि आपके पास कंबल के कटे फटे से टुकड़े होंगे, जो बड़े कंबल से वेस्टेज बच जाती है और आपके किसी काम नहीं आती और आप बाहर कचरे में फेंकते हो, ऐसे कंबल के मुझे एक कोई आपके पास एक नॉर्मल साइज का जिसपे एक कुत्ता बैठ सके, ऐसे साइज के टुकड़े हों तो वो छांट के ले आना। वो 50 पीस उन्होंने लाके गांठ रख के बाहर रख दी है। अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो बाहर जहाँ कुत्ते ठंड में बैठते हैं, बाहर ठंड बढ़ रही है, उसको आसपास की सारी गलियों में फैला देंगे। और ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमारे घर में 2 दरियां पड़ी थी छोटी छोटी। वो दरी देखा वो किसी काम की नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है कि वो बिछाई जा सके। तो सोचा कि चलो इसको बाहर बिछा देते हैं जहाँ पे कुत्ता बैठता है, इनकी जनरली एक ही जगह होती है बैठने। वहां बिछाई तो वो कुत्ता दीवानों की तरह बैठता है वहां पे। मतलब ऐसे कि जैसे मेरा ये प्लॉट है 500 गज का, ऐसे बैठता है और इतना राजी होता है उस पर बैठ के, क्योंकि बाकी जगह जमीन ठंडी। तो वहां से एक माइंड में आइडिया आया कि एक के लिए क्यों, कईयों के लिए क्यों ना किया जाए। तो हमें अपने धन का इस्तेमाल इस तरह की प्रक्रियाओं में करना है, क्योंकि मनुष्य जन्म छूटने के लिए मिला है, बंधने के लिए नहीं मिला है। जितना छोड़ते जाएंगे उतने आजाद होते जाएंगे, जितना ज्यादा ज्यादा करते जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। तो कुत्तों को कर्म नहीं लगता, हाँ कर्म के हिसाब से उनका जन्म जरूर होता है, पर उनको कर्म नहीं लगता, हमें लगता है, हमें लगता है। तो पूरी कोशिश हमने करनी है। जैसे उन्होंने फकीरी और ऐसे शब्दों के इस्तेमाल किए हुए हैं, क्योंकि वो परमात्मा के आनंद में डूबे हुए हैं। तो हमें भी इस आनंद तक पहुंचने की हम सभी को कोशिश करनी है, चाहे इस किताब के माध्यम से, चाहे अपने अपने गुरुओं के माध्यम से। थैंक यू सो मच। जी तुषार मैम, सुनैना मैम, शीतल मैम, प्लीज कैरी फॉरवर्ड। के गेस्ट आ गए हैं। मोनिका जी, आपके गेस्ट आ गए। वो आके चले गए, वो ब्लैंकेट से अच्छा देने आए थे तो चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन एंड द क्लास ऑल्सो। इधर तक लो। ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ कहना चाहता है यहाँ पे, प्लीज। एनीवन? योगिनी जी, संगीता जी। हाँ हाँ जी। मोनिका जी, मैं तो लास्ट में सुना, पर जो सुना बस यही सुना कि हम क्या अमीर हो, क्या कितने अमीर हो, पर हमें बहुत छोटी सी चीजों में ही खुशी मिलती है। वो हमारी जो इकट्ठी की गई चीजें सिर्फ हमारी शानो शौकत होती है, हमारी खुशी कहीं और होती है। बस यही सुना। थैंक यू जी। जी भूमिका जी, कम शब्दों में आपने काफी कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा भाव बताया आपने। खुशी छोटी छोटी बातों में होती है, बिखेरने में नहीं होती, समेटने में होती है। बहुत सुंदर। हाँ जी, एनीवन एल्स? पूनम जी, अश्विंदर जी, संगीता जी, इंदु जी, सपना जी, नहीं तो फिर हम क्लास क्लोज करेंगे। हेलो एवरीवन। मैं पिछले 1 महीने से हमारे क्लास नहीं कर पाई हूँ, मिस किया है क्योंकि किया है। मेरा ये टाइम पे कहीं और कमिटमेंट था और फिर मैं इंडिया गई थी, 1 मिनट तो आया इस वजह से देव का फोन है। बहुत मिस तुषार किया है। म्यूट नहीं है। अब रेगुलर ज्वाइन तुषार करूंगी म्यूट कर और दे। हाँ जी।
ठीक है, ठीक है सपना जी, वेलकम बैक बोलेंगे आपको। वैसे तो रोज ही यस, वेलकम बैक है, सभी का वेलकम बैक है। थैंक यू सो थैंक मच, आपने वापस आके ज्वाइन किया। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि यस। आप नहीं आते थे क्लास में। यस। हाँ, मैं किसी उसमें थी, और हम्म। अभी 10 दिन से इंडिया में भी थी, तो नहीं कर पाई। लेकिन मैं मिस बहुत करती थी। मैंने सुना है ना कि मम्मी से, शशि जी से बात करी थी, उनको बताया था कि मुझे बात, मतलब क्लास में भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाई ना, कि वहाँ बोल देती आप लोगों ओके को ओके। कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जी, चलिए अब थैंक यू। आगे से कंटिन्यू करेंगे। हाँ योगिनी जी, थैंक यू सो मच। हाँ योगिनी जी, थैंक आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं मोनिका जी ये कहना चाह रही थी। हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी, जब योगानंदा जी अपने गुरु जी से मिले हैं, युक्तेश्वर जी से, तो वो जो मिले हैं दोनों जने, उसमें पहले तो वो उनके शिष्य थे। शिष्य ने गुरु की महिमा ख्याति को और आगे बढ़ाना होता है। और मुझे लगता है जो उनके आंसू भी आए होंगे, वो शायद इस उसमें भी होंगे कि आप मेरे उसमें मतलब यू हैव पास द एग्जाम, इफ आई कैन से दैट। मतलब वो बिल्कुल उत्तीर्ण हुए उसमें, और बड़े अच्छे से सारा जो भी उन्होंने उनके लिए निश्चित किया था कार्य, वो सारा कुछ करके, जैसे वो अपना समर्पण, उन्होंने अपना जो हेड भी वो किया उनके चरणों में, कि मैंने जो आपने मुझे कार्य दिया था गुरु जी, मैं अपनी अकल के हिसाब से पूरा करके आपके पास वापस आ गया हूँ। मतलब मैंने इसको ऐसे उस वैसे लिया। मतलब बड़ा बहुत सुंदर सुंदर लगा योगिनी मेरे जी। को, बड़ा आपने सुंदर लगा। आपने बहुत गहन दृष्टि के साथ इसको अलग एंगल से देखा, एंड दैट इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। इस एंगल से तो मैंने एक्सप्रेस भी नहीं किया था कि उन्होंने जो काम उनको दिया था, जो जिम्मेवारी दी थी, तो उनकी आंखों में जो चमक थी, जो रिलैक्सेशन था, जो गौरव था, जो प्रेम था, जो आत्मविश्वास था योगानंद जी के लिए, उनको लगा कि जो ड्यूटी, जिस चीज के लिए इनका जन्म हुआ था, वो इन्होंने कर दिखाया और बहुत सुंदर तरीके से किया। तो इस चीज के लिए वो आश्वस्त भी हो रहे थे और स्नेह और प्रेम भी दे रहे थे उनको, बार बार दृष्टिपात कर रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे, स्नेह दे रहे थे। बहुत सुंदर एंगल आपने पकड़ा योगिनी जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीवन एक एल्स? चीज मुझे और या। कहनी थी। एक चीज मुझे मोनिका जी और कहनी थी कि हम्म। सच्चा गुरु वही होता है, जैसे युक्तेश्वर जी के हमने जीवन का अभी तक पढ़ा है। वो कोई अपना, मतलब वो आडंबर वगैरह नहीं करते। अपना चुपचाप अंदर, जैसे समुद्र पी के इंसान के होंठ सूखे रहते हैं, मतलब बाहर वाले को, किसी को ये ना पता चले कि आपके अंदर शक्ति क्या क्या है। वो वाह क्या असली गुरु बात। होता ही वो है कि आप अपना चुपचाप काम करो, किसी को कोई शोर शराबा ना मचाओ कि तुम्हारे में बहुत क्या सुंदर। शक्ति है। मुझे योगेश्वर जी की ये चीज बड़ी प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। हम्म, मुझे लगता है जब हम ये बुक दोबारा तिबारा, मैं कहती हूँ पता नहीं कितनी बार पढ़ना चाहिए इसे। खैर वो तो हम बहुत अपने आप, बढ़िया। हमें पढ़ना चाहिए। पर शायद पहली हम्म, बारी तो हम इससे एक एक्वेंटेंस ही कर रहे थे, दूसरी बारी शायद जब हम इसे पढ़ेंगे तो हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे इसको और समझेंगे रादर। ये पहली जी बारी तो समझ में इतनी, बुद्धि हमारी बिल्कुल। लिमिटेड ही है जितना हम समझ पा रहे हैं। थैंक यू। पर ये जितने लोग क्लास में अभी हैं, जो प्रयासरत रहते हैं, जिन्हें याद भी रहता है कि मुझे इस क्लास में जाना है, ये सब लोग एक जर्नी पे हैं। अपने आप को आम आदमी मत समझना। आप सब बहुत खास हो, तभी आप इस खास यात्रा पे हो। आपने कुछ ऐसा जरूर किया है अपनी किसी भी बर्थ के अंदर, जो ईश्वर ने हम सभी को चुना है इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। तो अपनी पीठ ठोकनी है, अपने आप को खास समझना है और कोशिश करना है कि बुक, हम सब मिलके इस बुक को खत्म करें। और एक्चुअली में वो खत्म नहीं होगी, वो शुरुआत होगी, वो खत्म नहीं रिपीट भी होगी करें। वहां से तो। यस, उसे रिपीट भी और करें मोनिका जी वास्तव आप में। इसकी मुखिया हो, और शीतल सब जी मुखिया है, दूसरी मुखिया है। सब मुखिया है, बहुत कोई जो मुखिया लोग है। समझाते हैं, इस वजह से यस भी हम यस। जुड़े हुए हैं। देखिए आप लोगों को कुछ लोग बैक ऑफ द स्टेज होते हैं, वो भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उतने ही बड़े मास्टर होते हैं जितने फ्रंट ऑफ द स्टेज।
क्योंकि फ्रंट ऑफ द स्टेज तभी काम कर पाता है क्योंकि बैक ऑफ द स्टेज ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। अगर वो ना हो तो फिर तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सभी की शाबाश है, और सुनने वाले भी ना हो तब भी कुछ नहीं हो सकता। तो सब मजबूत कंधे हैं जो साथ में एक साथ कनेक्टेड हैं। और गम नहीं करना कि हम 10 हैं, 12 हैं कि 15 हैं। खुशी मनानी है कि हम 15 तो हैं। इस चीज की हमने खुशी मनानी है कि हम सक्सेसफुली एक इतनी बड़ी किताब को कंप्लीट कर पा रहे हैं और एक साथ मिलके समझ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही आनंद वाली बात है। डेफिनेटली अपने अपने लेवल पे सब इसे पढ़ेंगे। थैंक यू अश्विंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस एवरीवन। तो चलिए संगीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम ओवर करेंगे। नहीं, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आप कह रहे थे कि क्लास को हम अटेंड करते हैं और याद रहता है, तो मन भी नहीं करता कि मैं इसको मिस करूं। लास्ट अभी कौन से डे को क्लास कैंसिल हुई थी और बाय चांस उस जी। दिन मैं बाहर थी और मेरे को लगा थैंक गॉड ये आज क्लास कैंसिल हो गई। ऐसा होता है बहुत बार कि क्लास कैंसिल, और उस दिन आप भी बहुत ज्यादा व्यस्त आप होते हैं। बिजी होते बट हैं, फिर भी बिल्कुल। मैंने या कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग चाहे व्यस्त होते हैं पर वो फिर भी कहीं भी गए होते हैं। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो वो सब ऑन कर ही लेते हैं। अगर नहीं पॉसिबिलिटी होती तो वो एक अलग बात है। बट उस दिन कोशिश रहती है पॉसिबिलिटी कि नहीं थी, उस दिन नहीं पॉसिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, थी, तो इसलिए मैंने यस पढ़ा तो यस। मैं इतनी खुश हुई कि आज क्लास कैंसिल हो गई। बहुत मजा आता है और इस टाइम मैं बहुत फ्री होती हूँ, कोई नहीं होता। अच्छा, चलिए बहुत हम्म, बढ़िया। संगीता जी भी बहुत शांत किस्म की हैं, अतरंगी ही हैं ये ज्यादा। बस मंद अच्छा। मंद मुस्कुराती हैं, बोलती बहुत कम हैं। और कहीं पे मुझे मिलती भी हैं या मैं कहीं किसी गैदरिंग में भी होती हूँ तो वहां पे भी ये किसी से बात नहीं कर रही होती, बस बैठी होती हैं। हल्की हल्की स्माइल होती है और पूरे माहौल का आनंद ले रही होती हैं। तो ये मजा बहुत लेते अच्छी क्वालिटी है। यस, मजा ले रहे होते हैं। यही हम सबने भी करना है। कहीं भी जाना है, किसी भी जगह जाना है, किसी के घर जाना है, कहीं किसी भी गैदरिंग में जाना है, हमने आंकलन नहीं करने, हमने शांत रहना है। और जिसको कहते हैं ना कि जस्ट बी विद एवरीवन, एंड दिखने में लगे कि हम सबके साथ हैं बट एक्चुअली में हम अपनी अतरंगी मौज के अपने साथ वहां आप पर में है। बैठे हुए, एक्चुअली हम अपने अपने आप आप में में बैठे रहेंगे। हुए। यस यस। वहाँ खाना अच्छा था, गैदरिंग अच्छी थी, लोग बड़े ऐसे आए हुए थे, वैसे आए हुए थे, नो डिस्कशन। गाड़ी में बैठते ये बातें शुरू हो जाती हैं। कोई डिस्कशन नहीं करनी, बस परमात्मा का शुक्र करना है कि परमात्मा आज तूने मुझे मौज दी, आज तूने मेरे लिए दावत रखी, तूने मुझे इस काबिल बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल। इसके अलावा एक सिंगल सेंटेंस वहां के बारे में हमें नहीं बोलना, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि हम बोल जाएं। क्योंकि हम पे शुक्र हुआ है कि हमें वहां बुलाया गया है और हम वहां पर गए हैं। ये हमारे पे शुक्र हुआ है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। क्लोज करते हैं प्रेयर के साथ। एक बात और बोलूंगी कि आप अपने जॉब के बाद जितना ग्रेसफुली ग्रो कर गए हैं ना, गॉड ग्रेस है ये। यस, एनर्जी कहीं से रिलीज हुई है तो वो ग्रोथ की तरफ गई है। पहले वो वहीं पे लगी हुई थी 100%। चलिए, थैंक यू सो मच। ये भी परमात्मा का ही आदेश था। प्रे करेंगे सर्वे। हाँ जी, कोई और करना चाहता है? आप भी सर्वे बोलिए, मैं भी भवन्तु बोल दूंगी। सुखिनः। हाँ, सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखात् दुःखात्। ओम ओम शांति। शांति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, थैंक यू सबको सो शुभ मच। रात्रि। गुड नाइट, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू जी। बाय एवरीवन। बाय थैंक बाय बाय। यू। बाय जी, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू।